Hello student, this is part 5 of chemical reactions and equations. In this part we are going to discuss about the effects of redox reaction in everyday life or natural redox reactions. We have discussed so many redox reaction in previous video, but here we are going to discuss about the redox reaction taking place in our daily life. तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन होते रहते हैं. उसमें से जो सबसे पहला टाइप है वो है रेस्पिरेशन. Respiration, as you know, that it takes place inside the body, and for the production of energy, you might have studied in class 9 that mitochondria is the powerhouse of the cell, because in mitochondria oxidation of food takes place and energy is produced. That process is known as respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो रेस्पिरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. यहाँ पे ग्लूकोज burns in the presence of oxygen, carbon dioxide and water is produced. So this reaction is a redox reaction which takes place in our everyday life, and in this reaction energy is produced. Next example is the corrosion. Before we discuss corrosion, we will discuss that what is rusting. So here definition of corrosion is given that slow destruction or eating up of metals by reaction of some atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, water vapor or sulfur with metal is called corrosion. तो corrosion क्या है कि बहुत सारी गैसेस जब वाटर वेपर की प्रेजेंस में किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और उस मेटल का वेस्टेज वहाँ पर शुरू हो जाता है. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द स्लो डिस्ट्रक्शन और ईटिंग अप ऑफ मेटल. जब मेटल धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है, मेटल का लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं. लेकिन कोरोजन का कॉज क्या है? इट इज रस्टिंग. रस्टिंग इज द कॉज ऑफ कोरोजन. Now we'll discuss what is rusting. When iron articles are exposed to moist air, the iron article moist air से, moist air मतलब ऑक्सीजन प्लस ह्यूमिडिटी, इन दोनों से जब ये एक्सपोज होता है, they get coated with brown color powder which is called rust. Chemically, rust is Fe2O3.X(H2O). Due to corrosion, lakhs of tons of iron gets destroyed every year. So here reaction of rusting is given that iron in the presence of oxygen and water, yani in the presence of moist air, a compound is formed that ferric oxide, hydrated iron oxide, and this hydrated iron oxide is called rust. This is of brown color. ये ब्राउन कलर का देखने में होता है और यही चीज रस्ट होती है. अब होता क्या है कि आपने बहुत सारे लोहे की चीज़ों पर जंग लगते हुए या रस्टिंग होते हुए देखा होगा, और जब आप उसको थोड़ा सा खुरसते हैं तो एक पाउडर जैसी चीज़ निकलती है. जो पाउडर जैसी चीज़ है ये ही रस्ट होता है या फेरिक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है. यानी जो भी चीज आयरन से निकल रही है रस्ट की फॉर्म में, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है. यानी जंग जब लगती है या रस्टिंग जब होती है तो आयरन का लॉस होता है. तो इसी लॉस ऑफ आयरन या वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल को हम कोरोजन कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयरन आर्टिकल है जिसमें जंग लगी हुई है और ये ब्राउन कलर की लेयर इसके ऊपर है. लेकिन अगर हम इसको रब करें या इसको थोड़ा सा कुरचें तो एक ब्राउन कलर का पाउडर जैसी चीज निकलती है. इस ब्राउन कलर के पाउडर में जो चीज होती है वो एक्चुअली Fe2O3.X(H2O) यानी हाइड्रेटेड
आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और इसी को हम रस्ट कहते हैं। जब भी जंग लगती है या ये रस्टिंग होती है तो ये रस्ट धीरे धीरे उससे निकलता है। आप इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो रस्ट है वो निकल रहा है। तो रस्ट के निकलने का मतलब है कि वहाँ पर दो चीज़ें निकल रही हैं। उस आयरन आर्टिकल्स में से आयरन निकल रहा है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, और वाटर। तो ये तीनों चीज़ें, वाटर, ऑक्सीजन और आयरन कंबाइन होकर बाहर निकल जाता है, यानी लॉस होता है। तो लॉस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। तो रस्टिंग एक डिफरेंट चीज है और कोरोजन अलग चीज है। रस्टिंग हम एक रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3.XS2O बनाता है। और इस रस्टिंग के बाद उस मेटल में क्या होता है कि जो रस्ट निकलता है, रस्ट में आयरन का लॉस होता है। तो लॉस ऑफ आयरन और वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक आयरन आर्टिकल है और इसमें रस्टिंग हुई होगी। रस्टिंग के बाद बहुत सारा मेटल इस जगह से, आप ये देख रहे हैं कि ये टूटा फूटा सा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारा मेटल का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये लॉस ऑफ मेटल या वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। आयरन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में रस्टिंग होती है, जैसे कॉपर आर्टिकल्स में। कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विद ग्रीन कलर which is due to the formation of basic copper carbonate। कॉपर की चीज़ों में अगर आपने कभी देखा हो, जब कॉपर मॉइस्ट एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है जिसका कलर ग्रीन होता है। ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर के बर्तन या कॉपर की चीज़ें अगर ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं की जाएं तो वहाँ पर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर बन जाती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। इसकी फिगर अभी आपको दिखाते हैं ये कैसा होता है। दूसरा सिल्वर ऑर्नामेंट है, यानी सिल्वर के बर्तन या जो जेवर होते हैं, दे लॉस देयर लस्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक कलर्ड सिल्वर सल्फाइड Ag2S due to its presence of compound of sulfur like S2S in air that reacts with silver, and this is called tarnishing of silver। यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर यानी Ag, सिल्वर का जो फॉर्मूला सिंबल है वो Ag है। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड और S2S। Silver sulfide is formed and hydrogen gas is released. Here you can see that this silver sulfide is of black color। ये ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर के आर्टिकल्स जो हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी जगह पर अगर सिल्वर के जेवर या बर्तन का यूज किया जाता है जहाँ एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है और एक ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग उस सिल्वर ऑर्नामेंट पे बनती है। तो इसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें रस्टिंग होती है, इट इज एल्यूमिनियम। इन एल्यूमिनियम मेटल दिस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन इनर्ट लेयर ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है। ये वाइट कलर की एक लेयर होती है और इनर्ट होती है, यानी इस लेयर का बनना एल्यूमिनियम के लिए एक फायदेमंद चीज भी होती है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। यहाँ आयरन की तरह नहीं होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर अगर एक आयरन ऑक्साइड यानी Al2O3 की कोटिंग अगर बन गई है जो वाइट कलर की होती है और ये एल्यूमिनियम के सरफेस पर अगर बन गई है, तो इसमें और ज़्यादा रस्टिंग यानी एल्यूमिनियम और ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो सफ़ेद कलर की लेयर है
एल्यूमिनियम और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है और ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनता है। तो देयरफॉर एल्यूमिनियम आर्टिकल्स डू नॉट नीड टू पेंटिंग एंड पॉलिशिंग। तो जब तक उस लेयर को रब करके निकाला नहीं जाएगा तब तक एल्यूमिनियम और ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पर एक बार अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई तो पूरा एल्यूमिनियम का जो बर्तन है या जो भी चीज़ है उसके ऊपर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो ये और ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में एक इनर्ट लेयर बनी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप की रस्टिंग है, जिसमें मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। इसको हम आयरन रस्टिंग है ये। दिस टाइप ऑफ रस्टिंग टेक्स प्लेस इन कॉपर। अभी आपको बताया था कि कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से, यहाँ देखिए कॉपर का एक कॉइन है जिसपे ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का इसके ऊपर एक लेयर बन गई है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कॉपर में, जिसमें कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से ये कॉइन ग्रीन कलर का हो गया है। तीसरा सिल्वर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। इसलिए ये जो सिल्वर का के कुछ बर्तन है, जो स्पून्स हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। जो ऑक्सीडेशन के बाद जो सिल्वर सल्फाइड बनता है ये ब्लैक कलर का होता है। यहाँ कॉपर कार्बोनेट जो बनता है ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और जो आयरन में है ये ब्राउन कलर की रस्ट बनती है यहाँ पर, और एल्यूमिनियम में एक वाइट कलर की लेयर एल्यूमिनियम की चीज़ों के ऊपर जम जाती है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इस चीज़ के ऊपर वाइट कलर की एक लेयर है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। अगर ये पूरा वाइट कलर से कवर हो जाए तो इसमें और ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होगी, जब तक कि हम इसको रगड़ के इसे साफ ना कर दें, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है वाइट कलर की, ये इनर्ट होती है। ये एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कोरोजन को, ये रस्टिंग और कोरोजन को रोक सकते हैं। देखिए हमने ये डिस्कस किया कि जब भी मेटल मॉइस्ट एयर के साथ, मेटल प्लस मॉइस्ट एयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है, तो अगर आयरन का केस देखें तो उसमें रस्टिंग होती है। अगर हम ये कर दें कि मेटल को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से रोक दें, ये मेटल इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाए, तो रस्टिंग अपने आप रुक जाएगी। इसका पहला जो मेथड है वो ऑयल एंड ग्रीजिंग है, यानी मेटल के सरफेस या आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऑयल की, ग्रीस की या पेंट की कोटिंग कर दी जाए तो यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ये सपोज आयरन का एक कोई सामान है, इसके ऊपर अगर हम पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें चारों तरफ से, यहाँ पे इसको ग्रीस की कोटिंग कर दें, तो जो एयर है वो इस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीच में अब ये एक पेंट या ऑयल या ग्रीस की एक लेयर बन गई, तो एयर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, here the iron is electroplated with corrosion resistant metals such as chromium and nickel,
बहुत सारी लोहे की चीज़ों पे जंग ना लगे, इसलिए उनके ऊपर एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसकी मदद से क्रोमियम या निकल की कोटिंग कर दी जाती है। कोई भी एक आयरन की चीज़ है उसके ऊपर क्रोमियम या निकल की कोटिंग कर दी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये आयरन अब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इसमें रस्टिंग नहीं होगी। और क्रोमियम और निकल जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये जल्दी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर की जाए आयरन के ऊपर क्रोमियम की तो वहाँ पर रस्टिंग रुक जाती है। नेक्स्ट जो मेथड है वो गैल्वेनाइजेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस विद थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी आयरन के ऊपर अगर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए या गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए तो वहाँ पर रस्टिंग को रोका जा सकता है। तीसरा है टिनिंग। टिनिंग में भी यही करते हैं कि आयरन के ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, टिन की कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए ये आयरन को रस्टिंग से बचाता है। नेक्स्ट है एलॉइंग। आयरन का अगर एलॉय बना दिया जाए, जैसे आपने स्टील सुना होगा, स्टील में जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें एलॉय क्या होते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर एक सब्सटेंस बनाया जाता है। जो जैसे स्टील में निकल और क्रोमियम को मिलाकर स्टील बना दी जाती है, निकल क्रोमियम और आयरन को मिलाकर स्टील बना दी जाती है। और स्टील आप जानते हैं कि लेस रिएक्टिव होता है और इसी वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। तो आप इन 5 मेथड से ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग और एलॉइंग का यूज करके रस्टिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द rancidity. We have common experience that food items containing oils, fats give bad smell when they get exposed to air for a long time. The smell develops due to formation of certain organic acids. यहाँ पर क्या होता है, कोई भी फैटी या ऑयली चीज़ को अगर ज़्यादा टाइम तक खुले में रख दिया जाए, if they are placed in open air or if they are exposed to air for longer period of time, तो उसमें एक स्मेल आने लगती है और एक खट्टापन सा आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ऑयल और फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसी भी फैट, फॉर एग्जांपल बटर है, पनीर है या घी है, इसको खुला अगर रख दिया जाए तो उसमें एक अजीब सी स्मेल, एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है और उसके टेस्ट में भी थोड़ा सा खट्टापन आता है। तो ये जो ऑयल और फैट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो दीज सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल और फैट जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसमें चेंजेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फॉर्म विच कॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो जब भी हम फैटी या ऑयली चीज़ों को, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों को खुले में रखते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं और रैंसिडिटी की वजह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं और जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल हैं। ये एक तरह से हमें फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। रैंसिडिटी may be defined as the natural oxidation of oils, fats which are present in food item giving bad smell or taste. The rate of rancidity becomes fast during rainy season. Rainy season में ये rancidity बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि rancidity क्या है। rancidity ये चीज़ है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें बैड स्मेल आती है और एक बैड टेस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अब इस रैंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? पहला है
रेफ्रिजरेशन, यानी ऑयल या फैट को अगर हम फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें, लो टेम्परेचर पे रखें, तो ये ऑयल और फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा और वहाँ रेंसिडिटी नहीं होगी। दूसरा, कीपिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी ऑयली या फैटी चीज़ों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने में जो रेट ऑफ रेंसिडिटी है, यानी ये तेज़ी से ख़राब होता है। तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर ना रखा जाए तो इस रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग प्रिजर्वेटिव। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है ताकि ये ऑयली या फैटी चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो। बहुत सारी तली हुई चीज़ें या इस तरह की बंद पैकेट्स में आती हैं, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और उसमें कुछ माइक्रोब्स वगैरह डेवलप ना हो। दूसरा है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी फूड आइटम को या ऑयली या फैटी चीज़ों को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन को रोकें। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड है BHA और BST, एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इनको किसी भी ऑयली या फैटी चीज़ों में मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता और रेंसिडिटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये आप जानते हैं इसके बारे में कि बहुत सारे जो पैक्ड फूड मटेरियल हैं उसको नाइट्रोजन में पैक किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि इस नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो और डेवलप नहीं हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो, क्योंकि ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन गैस कहीं पर फिल कर दी गई है, सिर्फ प्योर नाइट्रोजन फिल कर दी गई है, तो वहाँ पर रेंसिडिटी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑयली और फैटी चीज़ें नहीं खराब होंगी। जो लास्ट है क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। क्रिएशन ऑफ वैक्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर देखिए रेंसिडिटी क्या चीज़ थी कि ऑयल और फैट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना और एक बैड स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस करना, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। अब वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में कोई एयर होगी नहीं, तो ऑयल और फैट्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर फूड आइटम ख़राब नहीं होगा। तो किसी भी फूड आइटम्स को जहाँ स्टोर किया जा रहा है अगर वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, यानी ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो।